यस, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? आरसी। आरसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्री की आरसी करने में जब इतना डर लगता है तो मेंस की आरसी तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसको करने में थोड़ा सा एक ये चीज़ हो जाती है कि एक तो पहले समझ में नहीं आता कि इतना चीज़ें कैसे पढ़ें और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो मैं कैसे करती हूँ मैं वो बताने वाली हूँ आपको। और सभी लोगों के अलग अलग मेथड हो सकते हैं एंड सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं जिस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके, इस मॉक को दिया था मैंने ऑली बोर्ड से एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाइए, उसे अटेम्प्ट करिए और अपने स्कोर शेयर करना जरूर कमेंट बॉक्स में। और एक और मॉक का लिंक मैं दे रही हूँ जो कि मॉक नंबर 1 है, बिल्कुल फ्री है। उसमें मेरा स्कोर रहा था 28.75, तो उसका भी स्कोर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मैं पैराग्राफ नहीं देखती कि क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पर जाती हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिस्क्राइब्स द सोसाइटी इन द लेट 90s इन साउथ कोरिया एज। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहाँ पर आपको नंबरिंग दी होगी कि इस तरीके से कुछ ईयर दे दिया या फिर कुछ डेटा का नंबर दिया या फिर परसेंटेज दिया या फिर कोई स्पेसिफिक नेम दिया, जैसे कि साउथ कोरिया दिया, लेट 90s इसमें दिया हुआ है। तो अब मेरा फोकस ये रहेगा पैराग्राफ को खोजने में जहाँ पर लेट 90s और साउथ कोरिया की बात हुई होगी। सबसे पहले तो मैं 90s खोजूंगी, क्योंकि नंबरिंग जो है वो आप जल्दी कैप्चर करते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं 90s खोजूंगी। अगर मुझे 90s मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर साउथ कोरिया होगा, बट अगर मुझे 90s नहीं मिल रहा है कहीं तो फिर मैं साउथ कोरिया को खोजूंगी। तो इस तरीके से आपको करना है। अब पहले मैं 90s को देख रही हूँ कि कहाँ पर 90s दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 90s कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, मैं पैराग्राफ पढ़ ही नहीं रही हूँ। मुझे नहीं देखना है कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, मुझे सबसे पहले 90s देखना है कि 90s कहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे फोर्थ पैराग्राफ में जाकर 90s मिला है। लेट्स रिवाइंड अ बिट, दिस वॉज द लेट 90s when South Korea was still a patriarchal society, men dominated conversation and ruled every public spheres। आपको पहला सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ गया कि साउथ कोरिया कैसी सोसाइटी थी उस टाइम लेट 90s में। इट वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, तो मुझे मिल गया और मैंने यहाँ पर अपना आंसर टिक कर दिया। अब आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको जहाँ पर नंबरिंग दिख रही है, डेटा दिख रहा है या कोई स्पेसिफिक नेम दिख रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान लगाकर अपना पैराग्राफ को, अपने उस वर्ड को, उस नंबर को सर्च करना है पैराग्राफ में। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। According to the passage, what was the author's nickname as used by her mother when translated to English? अब इसमें पूछ रहा है कि ऑथर का निक नेम क्या था जिस नाम से उनकी माँ उनको बुलाती थी, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या है उसका नाम। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है, दिया हुआ है लिटिल वन, लिटिल कुकी, लिटिल बर्ड, लिटिल मी, लिटिल मफिन। इसका मतलब कोई ऐसा वर्ड होगा जो लिटिल से स्टार्ट होगा, राइट। कोई ऐसा वर्ड होगा जो लिटिल से स्टार्ट होगा और उनका निक नेम होगा। तो मुझे क्या सर्च करना है, आप खुद बताइए। अब क्या सर्च कर सकते हैं हम? मुझे देखना है लिटिल एंड निक नेम। ओके, मुझे देखना है लिटिल एंड निक नेम। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ से देखते हुए जाएंगे। मेरा मेन फोकस है जहाँ पर लिटिल आएगा। मन में पढ़ते हुए आपको चलना है इस तरीके से, एक एक लाइन, और देखना है कि हाँ लिटिल कहाँ दिख रहा है। यहाँ नहीं दिखा मुझे, यहाँ नहीं दिखा लिटिल, यहाँ भी नहीं दिखा। फर्स्ट पैराग्राफ में लिटिल है ही नहीं कहीं। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। ओके, सर्च करते हैं, लिटिल कहीं पर दिख रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में भी नहीं दिखा मुझे लिटिल। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। ओके, ये देखिए, अब थर्ड पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें ही मुझे लिटिल दिख गया। माई मॉम्स निक नेम फॉर मी वॉज लिटिल बर्ड इन कोरियन, सो वेन आई वॉज अबाउट टू एम्बार्क अपॉन माई एयर अब्रॉड सी सेड माई लिटिल बर्ड इज़ फ्लाइंग अवे। ओके, अब मुझे दिख गया। अब मुझे क्या पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत थी इस क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल नहीं। आप आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको अपना एक मेन फोकस, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि ठीक है क्वेश्चन कह क्या रहा है और मुझे किस वर्ड की ज़रूरत है, किस वर्ड को मुझे सर्च करना है, किस वर्ड को खोजना है, और उसी वर्ड को पकड़ के आपको पूरे पैराग्राफ में खोजना है। जहाँ पर वो वर्ड मिले तुरंत अपना आंसर लगा दो, बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेज व्हेन द ऑथर आस्क्ड हर पेरेंट्स द क्वेश्चन व्हाई वुड यू इमिग्रेट हियर देन। ओके, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, व्हेन हर पेरेंट्स कंप्लेंट अबाउट एक्सेसिव यूज ऑफ बटर इन मील्स मेड इन अमेरिका। सेकेंड, व्हेन हर पेरेंट्स कंप्लेंट अबाउट द फैक्ट दैट यंग एडल्ट्स और इवन चिल्ड्रेन कॉल देयर एल्डर्स बाय द फर्स्ट नेम्स, बाय देयर फर्स्ट नेम्स। एंड थर्ड सेंटेंस इज व्हेन हर पेरेंट्स कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट दैट प्लम्बर्स डोंट रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द होम। ओके, तो ये मैंने अब सेंटेंस पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चन को समझ रही हूँ कि हाँ क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्या मुझे देखना है, किस चीज़ को मुझे सर्च करना है अपने पैराग्राफ में।
अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि इस पैसेज के अनुसार, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इसमें से ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो लेखक ने अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप इमिग्रेट क्यों किए यहाँ पर। ओके, तो अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्हेन हर पेरेंट्स कंप्लेंट अबाउट एक्सेसिव यूज ऑफ बटर इन मील्स मेड इन अमेरिका। इसका मीनिंग हुआ कि जब उसके माँ बाप ने, माता पिता ने अमेरिका में बने उत्पादों में मक्खन के बहुत ज़्यादा उपयोग करने की शिकायत की। ओके, तो इस तरीके से मतलब उन्होंने बहुत बोला कि आप इतना ज़्यादा मक्खन क्यों यूज़ कर रहे हो अपनी मील्स में, जो कि अमेरिका में बना हुआ है। तब उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा, लेखक ने अपने माँ बाप से ये क्वेश्चन पूछा कि आपने इमिग्रेट क्यों किया। तो क्या ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, व्हेन हर पेरेंट्स कंप्लेंट, जब उसके माता पिता ने कंप्लेन किया, शिकायत किया अबाउट द फैक्ट दैट यंग एडल्ट्स और इवन चिल्ड्रन कॉल देयर एल्डर्स बाय देयर फर्स्ट नेम, कि आजकल के बच्चे जो हैं, चिल्ड्रंस जो हैं, वो अपने बड़ों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं, उनके नेम से बुलाते हैं। थर्ड है व्हेन हर पेरेंट्स कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट, जब उसके माता पिता ने कंप्लेन किया कि प्लम्बर्स डोंट रिमूव देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द होम, कि जो प्लम्बर्स हैं वो घर में इंटर करने से पहले अपने शूज़ को रिमूव नहीं करते, घर में जूता पहन के चले आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हमें इसको सर्च करना है कि क्या हमारे पैराग्राफ में ये तीनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस मिल रहा है। आपका पहला कीवर्ड क्या मिला, एक्सेसिव यूज ऑफ बटर इन मील्स। ओके, सेकंड कीवर्ड मुझे मिला है कि चिल्ड्रन कॉल देयर एल्डर्स बाय देयर फर्स्ट नेम्स, एंड थर्ड कीवर्ड मुझे मिला है प्लम्बर्स डोंट रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द होम। ओके, अब मुझे ये 3 कीवर्ड मुझे सर्च करने हैं अपने पैराग्राफ में। अब मैं ऐसे ही करती हूँ, हो सकता है आपका दूसरा मेथड हो, बट मैं इस तरीके से ही करती हूँ। जो भी वर्ड मुझे मिलेगा उस सेंटेंस को मैं पढ़ूंगी, अगर वो लगता है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। पहले पैराग्राफ में देखिए मिलता है या नहीं हमें अपना आंसर। पहला पैराग्राफ है, ग्रोविंग अप, बड़े होते हुए, आई रियरली हर्ड माई पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट अडॉप्टेड कंट्री द यूएस। मैंने बहुत ही कम सुना है मैंने कि मेरे पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है जो हमारी अडॉप्टेड कंट्री है यूएस, उसके बारे में। बट लेकिन वेन एवर दे ग्रम्बल्ड अबाउट द प्रम्बल्स रिफ्यूजल टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग आवर होम और द ओवरबंडेंस ऑफ बटर इन अमेरिकन मील्स। मिल गया ना, दोनों मिल गया। हमें क्या खोजना था, कीवर्ड था अमेरिकन मील्स, दूसरा था प्लम्बर्स रिमूविंग हिज शूज बिफोर एंटरिंग। वो तो रेयरली कंप्लेन नहीं करते उनके पेरेंट्स, बट वो कंप्लेन कब करते हैं, उन्हें कब गुस्सा आता है, जब प्लम्बर्स शूज़ नहीं निकालते हैं और जब बहुत ही ज़्यादा बटर को यूज़ किया जाता है, एक्सेसिव बटर यूज़ किया जाता है मील्स में। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर दे दिया कि वाई वुड यू इमिग्रेट हियर देन, आई ग्रिल्ड देम वाई दे लेफ्ट साउथ कोरिया विच दे कॉन्टिन्यूली लव्ड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आगे सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अब हमें पता है कि सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इमिग्रेशन वाली कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है और हमें क्या ढूंढना था, इमिग्रेशन के बारे में ही ढूंढना था कि लेखक ने क्यों कहा कि आपने इमिग्रेट क्यों किया। तो जब मुझे पता चल गया कि ये सिर्फ 2 सेंटेंस की वजह से लेखक ने पूछा कि आपने इमिग्रेट क्यों किया, तो फिर यही 2 हमारा आंसर होगा और हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे की कहानी दूसरी हो गई है। ओके, तो बस यहीं पर हम आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल कम टाइम में। ओके, तो इस तरीके से मैं करती हूँ। आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो, एंड मेरे आंसर सही होते हैं लगभग, आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट मैंने टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है मेरे आंसर। सो अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड द ऑथर्स अंकल इम्प्लाई व्हेन ही टोल्ड द ऑथर्स इट इज़ रियली टू बैड यू वर बॉर्न अ गर्ल। पैसेज के अनुसार, ये जो पैसेज दिया हुआ है इसके अनुसार ऑथर के जो अंकल हैं, ऑथर के जो चाचा हैं, मामा हैं, उन्होंने ऑथर से वास्तव में ऐसा क्यों कहा कि ये बहुत ही बुरा है कि तुम एक लड़की पैदा हुई हो, तुम एक लड़की हो, ये बहुत ही बुरा है कि तुम एक लड़की हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनका मीनिंग क्या था, वो कहना क्यों चाहते थे इस तरीके से। तो अब हमें अपने क्वेश्चन में, अपने पैसेज में ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है, इट इज़ रियली टू बैड यू वर बॉर्न अ गर्ल। ओके, हमें ये ढूंढना है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बना कर नहीं दिया हुआ है खुद से, ये पैसेज में कहा गया है। क्या कहा गया है, इट इज़ रियली टू बैड यू वर बॉर्न अ गर्ल। अब हमें ये ढूंढना है कि इट इज़ रियली टू बैड यू वर बॉर्न अ गर्ल कहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ पर भी लिखा होगा उसी के आसपास इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट में तो नहीं लिखा है, क्योंकि फर्स्ट हमने पढ़ा था कि साउथ कोरिया एंड अमेरिका के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था कि उन्होंने इमिग्रेट क्यों किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दे केम टू द यूएस इन द 20। यहाँ पर बताया गया है कि वो यूएस क्यों आए थे, कब आए थे। ओके, नेक्स्ट है माई मदर्स निक नेम लिटिल बर्ड। ओके, पर्टिकुलरली कीन ऑन मीटिंग माई डैड्स फेवरेट डिस्टेंस अंकल। ओके, अब देखिए यहाँ पर अंकल की बात आ गई। अ डिस्टेंट अंकल आई हैड नेवर मेट बिफोर, माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्प्रेड वर्ड अबाउट माई अकॉम्प्लिशमेंट इन द यूएस अपॉन मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई अंकल
heartily congratulated me for making my parents proud. As the evening drew to a close and I was about to hop in a taxi, he announced loudly, "Congrats again, but you know it is really too bad you were born a girl." It felt like I had been slapped. मतलब ऑथर को बहुत बुरा लगा, उन्हें एकदम ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा है जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि आपको फिर से बधाई हो, लेकिन ये बहुत ही बुरा है कि तुम एक लड़की पैदा हुई हो। ओके, तुम एक लड़की हो। तो इसका उन्होंने क्यों कहा, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। इट इम्प्लाइड दैट द अंकल ऑफ द ऑथर हैड ऑलवेज वांटेड टू हैव अ नेफ्यू रेदर देन अ नीस। नो, इट इम्प्लाइड दैट द अंकल द ऑथर कंसिडर्ड हर टू बी a disgrace to the family for being born a girl. No, it implied that the uncle of the author was jealous of her niece because she had achieved everything he ever dreamed of. Fourth है, it implied that the author can never be as important to her parent as a son who had accomplished the same achievements as that of the author. ये देखिए, my parents had already spread word about my accomplishment in the US upon meeting me for the first time. My uncle heartily congratulated me. तो यहाँ पर ये मीनिंग बिल्कुल सही निकलती है, बिल्कुल सेंटेंस से पैराग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो इस पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही कम टाइम में आप आराम से कर सकते हो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने में आपको खोजने में टाइम लग सकता है, बट थोड़ा ही टाइम लगेगा अगर आप इस तरीके से कीवर्ड से देखकर सर्च करोगे और आपके आंसर भी करेक्ट होंगे और आप आसानी से कर ले जाओगे। तो इसी तरीके से मैं आरसी करती हूँ। आप किस तरीके से करते हो आप बताइएगा कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो क्या। नेक्स्ट आ गया ये सिनोनिम एंटोनिम वाला जो क्वेश्चन होता है, तो इसमें बहुत से लोग गलत कर जाते हैं। देखिए, अगर आपको मीनिंग बिल्कुल नहीं पता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, आपने पढ़ा परपेचुअल, आप तुरंत जाओ जहाँ पर परपेचुअल लिखा हुआ है, एक बार उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, उसके आगे पीछे 2-3 सेंटेंस और उसके नीचे के जो 2-3 सेंटेंस लिखे होंगे उन सारे सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि आपको मीनिंग समझ आ रही है इसकी, आपको इसका समझ आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है और उस ऑप्शन में आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल उस आंसर को टिक कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए नए होते हैं, हम बिल्कुल भी उन्हें देखे नहीं होते हैं और हमें ना उनकी मीनिंग पता होती है, कुछ नहीं पता होता। तो अगर ऐसे वर्ड आपके सामने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस होते हैं गलत होने के। अब देखिए, परपेचुअल का मीनिंग होता है अनचेंज्ड, राइट। मतलब मुझे इतना पता था कि परपेचुअल का मीनिंग अनचेंज्ड होता है, जो चीज़ चेंज ना हो। तो मैंने क्या किया इस सेंटेंस में, मैं पहले गई जहाँ पर परपेचुअल लिखा हुआ है, मैंने उस सेंटेंस को पढ़ा एक बार। दे केम टू द US इन देयर 20s व्हेन आई वॉज ऑलमोस्ट 2। बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड कॉलेज दे वुड लिव्ड इन द स्टेट्स एज लॉन्ग एज दे वुड लिव्ड एनीवेयर एल्स, बट दे नेवर स्टॉप्ड रिफरिंग टू साउथ कोरिया एज होम। क्योंकि वो साउथ कोरिया से थे तो वो उसे होम बताते थे कि मेरा होम साउथ कोरिया है, भले वो US में कई सालों से आ गए हों। सो माई परपेचुअल क्वेश्चन हॉन्टेड मी एंड देयर फॉर देम। मेरा जो एक ऐसा क्वेश्चन जो हॉन्ट करता था, मुझे परेशान करता था और उन्हें भी, तो ऐसा क्या क्वेश्चन हो सकता है, पहले जाते हैं इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है टेम्प्रेरी, तो आपका क्वेश्चन टेम्प्रेरी तो हो नहीं सकता, कि कोई टेम्प्रेरी क्वेश्चन आपको परेशान तो कर नहीं सकता है, क्योंकि टेम्प्रेरी का मतलब होता है या तो आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का भी मतलब होता है क्षणिक, एकदम जो बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो, बहुत ही कम बार पूछा गया हो, इस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आएगा। चेंजेबल का मतलब कि आपके क्वेश्चन ही बार बार चेंज हो रहे हैं, तो फिर कैसे परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का ही मतलब होता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ई ऑप्शन में दिया हुआ है परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है हमेशा। आप हमेशा एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप परेशान होगे, एक ही क्वेश्चन आप किसी से पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी परेशान होगा। तो यही चीज़ हमारा बिल्कुल करेक्ट मीनिंग आ गया परमानेंट, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना था तो सिनोनिम था तो परमानेंट। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लोग सिनोनिम एंटोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिनोनिम बताना है या एंटोनिम बताना है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरीके से देखिए, अब सारे मैंने आपको बता दिया है एक बार किस तरीके से करना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से उसकी मीनिंग समझनी है, उसके बाद उसमें से कीवर्ड निकालना है और उस कीवर्ड को ले जाकर अपने पैराग्राफ में सर्च करना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रीडिंग डेली कर रहे हो, डेली आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, एक एडिटोरियल अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके वोकैब अच्छे से नोट कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप बिल्कुल आराम से पैराग्राफ भी कर ले जाओगे, फिलर्स भी कर ले जाओगे, क्लोज टेस्ट भी कर ले जाओगे और आपकी एक्यूरेसी 95% रहेगी। बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो गलत होंगे। हाँ, इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी लाना, हर टाइम लाना, हमेशा लाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज और बहुत ही वास्ट है। आप जितना सीखोगे आपको उतनी ही चीज़ें मिलती जाएंगी। तो जितना आप अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है कि आप रीडिंग करो और अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो और मॉक लगाओ, तो आपके अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट आ गया है एरर का। तो एरर पार्ट को मैं सोच रही हूँ कि मैं सेकेंड पार्ट में करूँ। अगर मैं इसी पार्ट में करूँगी, इसी वीडियो में करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम 2 वीडियो में सारी मेंस के क्वेश्चन को समझ लेंगे कि किस तरीके से करना है। यस, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं जरूर बताइएगा। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करिएगा। एंड मैंने आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग एक वीडियो भी दिया है कि किस तरीके से करनी है सारी चीज़ मैंने बताई भी है आपको, एक एक चीज़ पूरी दिखा कर बताई हुई है कि किस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, कैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, किस तरीके से मीनिंग निकालना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। सो यस, इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला हो, जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।